हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है राइट टू इक्वालिटी, बट इक्वालिटी जैसे वैल्यू हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इक्वालिटी, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके डिफरेंट डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Why does equality matters? इक्वालिटी एक पावरफुल मोरल और पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो सेंचुरीज से ह्यूमंस को इंस्पायर करती आई है। मोरली इसलिए क्योंकि हम सभी रैशनल बीइंग है जिनके अंदर रीजन करने की क्षमता है और हम सभी गॉड की क्रिएशन है, और इसीलिए हम सभी के बीच किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकली हम सभी के बीच रेस, कास्ट, क्लास, कलर, जेंडर के बेसिस पर बहुत से डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस के बावजूद हम सभी की इक्वली वर्थ है और इसीलिए सभी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल राइट्स ग्रांट किए जाएं। मॉडर्न पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें लोगों के द्वारा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की डिमांड की गई। 20th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका में भी कॉलोनाइजेशन के खिलाफ लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे स्लोगन्स को रेज किया गया। इक्वालिटी के लिए आवाज उन लोगों के द्वारा भी उठाई गई जो खुद को सोसाइटी में अलग महसूस किया करते थे, फॉर एग्जाम्पल वीमेन, दलित एटसेट्रा। इक्वालिटी आज वाइडली एक्सेप्टेड आइडल है जिसे बहुत सी कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। फिर भी हमें आज इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी ज्यादा देखने को मिलती है। एक बार अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जरा गौर से नोटिस कीजिए। एक तरफ आपको लग्जरी हाउसेस तो दूसरी तरफ स्लम्स दिखाई देंगे। कुछ स्कूल्स में सभी फैसिलिटीज हैं जबकि कुछ में ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। कहीं पर कुछ लोग खाना वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे तो कहीं पर लोग भूख से तड़पते हुए। अब यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि हम सभी इक्वालिटी के आइडियल्स को एक्सेप्ट तो करते हैं, पर फिर भी हमें हर तरफ इनइक्वालिटी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि आज हम ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें हमें वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, वर्क सिचुएशन, पावर के टर्म्स में इनइक्वालिटी दिखाई देती है। क्या हमें इस तरह की इनइक्वालिटी के लिए परेशान होना चाहिए या ये हमारी सोसाइटी का परमानेंट फीचर है? क्या इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ढूंढा जा सकता है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्होंने वर्ल्ड के बहुत से लोगों को न जाने कितने सालों तक परेशान किया है, और इसीलिए इक्वालिटी आज सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी का सेंट्रल थीम बन चुका है। बट एक्चुअल में इक्वालिटी है क्या? व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी से हमारा मतलब है सभी ह्यूमन बीइंग को इक्वल रिस्पेक्ट देना और इक्वली ट्रीट करना, क्योंकि कॉमन ह्यूमैनिटी की वजह से सभी ह्यूमंस इसके हकदार हैं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि कोई भी सोसाइटी अपने सभी मेंबर को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकती है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए हमें डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिलता है। मींस जहां सभी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं और इसी बेसिस पर लोग डिफरेंट स्टेटस को भी एंजॉय करते हैं और उन्हें रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह के डिफरेंसेस को इनइक्वालिटी कहा जा सकता है? तो आंसर है नहीं। इस तरह के डिफरेंसेस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल और जरूरी समझे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, आर्मी जनरल्स या कुछ स्पेशल ऑफिसर्स का स्पेशल स्टेटस या ट्रीटमेंट इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं समझा जाता है जब तक उसका मिसयूज ना हो। मींस सोसाइटी में इन डिफरेंसेस को जस्टिफाइड और एक्सेप्टेबल माना जाता है। अब क्वेश्चन ये है, तो फिर किस तरह के डिफरेंसेस को अनजस्ट और अनएक्सेप्टेबल माना जाएगा? कई बार कुछ लोगों से अलग तरह का बिहेवियर इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जन्म किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट या जेंडर में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका में यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया अपार्थाइड सिस्टम, जिसके तहत ब्लैक को बहुत सी चीजें करना अलाउड नहीं था। व्हाइट्स को वहां सभी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी जबकि ब्लैक्स को नहीं। वीमेन, जिन्हें वीकर सेक्स मानते हुए वोटिंग और एजुकेशन से कई सालों तक दूर रखा गया। कई कंट्रीज में तो वीमेन्स को वोटिंग राइट पाने के लिए एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। इंडिया में इसका एग्जाम्पल है दलित। एक पर्टिकुलर कास्ट में जन्म होने की वजह से इन्हें एजुकेशन लेने से रोक दिया गया। इन एग्जाम्पल्स का कोई एंड नहीं है और इसीलिए इक्वालिटी का मतलब सभी डिफरेंसेस को खत्म करना नहीं, बल्कि डिफरेंसेस होते हुए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। इससे हमारा क्या मतलब है? तो जानते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस कॉन्सेप्ट से हमारा मतलब है सभी ह्यूमन बीइंग्स को सेम राइट
और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, जिससे सभी को अपने गोल और एम्बिशन को पूरा करने के लिए या अपने टैलेंट और स्किल्स को डेवलप करने का पूरा मौका मिल सके। मेन सोसाइटी में लोगों की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं, उनके डिफरेंट टैलेंट कैपेबिलिटीज हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ लोग अपने चूज किए गए एरिया में दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, क्रिकेटर या पेंटर बनना चाहता है, बट उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए सभी के पास बेसिक रिसोर्सेज या गुड्स का होना, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग की फैसिलिटीज का होना। किसी भी व्यक्ति के पास ये बेसिक फैसिलिटीज का ना होना सोसाइटी को अनजस्ट और अनइक्वल बनाता है, बट सभी के पास आगे बढ़ने का इक्वल चांस ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहलाता है। नेक्स्ट इज नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। पॉलिटिकल थ्योरी हमें नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज में डिफरेंस बताती है। नेचुरल इनइक्वालिटी से हमारा मतलब है ऐसे डिफरेंसेस जो ह्यूमन बीइंग के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारी हाइट, वेट, अपीयरेंस, मींस फिजिकली हम एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। हम सभी के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज, टैलेंट और स्किल्स होती हैं। ये बेसिकली ऐसे नेचुरल डिफरेंसेस हैं जिन्हें ऑल्टर मींस चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि सोशल इनइक्वालिटीज ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन्हें सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलेक्चुअल वर्क करने वालों को मैनुअल वर्क करने वालों से ज्यादा वैल्यू देना और इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी देना। जेंडर, रेस, कास्ट एटसेट्रा के बेसिस पर लोगों के साथ अलग तरह का बिहेवियर करना या इन बेसिस पर लोगों को एक्सप्लॉइट करना। फॉर एग्जाम्पल, सेम काम के लिए वीमेन्स को कम और मेल्स को ज्यादा सैलरी देना। कुछ स्पेसिफिक रिलीजन या कास्ट से आने वाले लोगों को पब्लिक प्लेसेस यूज ना करने देना। नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी का डिस्टिंक्शन हमें बताता है कि सोसाइटी में किस तरह की इनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल और अनफेयर है, बट ये हमेशा के लिए क्लियर और सेल्फ एविडेंट नहीं है। मींस हमारे पास ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे नेचुरल इनइक्वालिटी के बेसिस पर एक लंबे समय से लोगों के साथ भेदभाव होता आया है, जैसे कि वीमेन्स, जिन्हें शुरुआत से ही वीकर सेक्स या लेस इंटेलेक्चुअल मानकर उनके साथ भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन किया गया, एजुकेशन से दूर रखा गया और बाहर जाने से रोक दिया गया। कुछ इसी तरह साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के साथ भी हुआ करता था, जिन्हें हमेशा कॉलोनियल मास्टर के द्वारा लेस इंटेलिजेंट मानकर सिर्फ मैनुअल वर्क के लिए बेटर समझा गया। उनके इस बिलीफ ने स्लेवरी जैसे इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाइड भी बताया गया और इन्हें नेचुरल डिफरेंसेस के बेसिस पर यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को जस्टिफाई भी किया। कई ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक रेस से आने वाले लोगों को सुपीरियर, जबकि कुछ पार्टिकुलर रेस से आने वाले लोगों को इंफीरियर बताकर उन्हें एक्सप्लॉइट किया। और इसीलिए नेचुरल डिफरेंसेस ने एक और प्रॉब्लम को जन्म दिया है कि इन्हें पूरी तरह नेचुरल मान लिया गया है, जबकि आज बहुत से ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन्हें ऑल्टर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज साइंस के एडवांसमेंट ने स्पेशली चैलेंज लोगों का सोसाइटी में इफेक्टिवली काम करना पॉसिबल बना दिया है। आज कंप्यूटर की हेल्प से ब्लाइंड लोगों की हेल्प की जा सकती है। व्हील चेयर और आर्टिफिशियल लिम्ब फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए किसी भी इंसान के लुक्स को भी बदला जा सकता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंस, जो ना चल सकते थे और ना ही बोल सकते थे, बट उन्होंने साइंस में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसीलिए आज अगर ऐसे लोगों को उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प ना दी जाए या उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के लिए सही रिवॉर्ड ना दिए जाए, मींस उनकी इस कंडीशन के बेसिस पर अगर उनसे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाए, तो ये अनजस्ट और अनफेयर होगा। और इसीलिए आज नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज क्लियर और सेल्फ एविडेंट नहीं है, मींस इनमें डिफरेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी रीजन की वजह से पॉलिटिकल थिंकर्स इनइक्वालिटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, इनइक्वालिटी अराइजिंग फ्रॉम आवर चॉइसेस, जिसका मतलब है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो मिली, बट आपने उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज किया यह आपकी खुद की चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अगर अपॉर्चुनिटीज मिलने के बावजूद आपके स्टेटस में कोई चेंज आना या ना आना, हो सकता है कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई कुछ भी ना बन सके, यह आपकी खुद की चॉइसेस पर डिपेंड करता है। और इसीलिए इस तरह की इनइक्वालिटी फेयर और जस्ट है। नंबर 2, इनइक्वालिटी ऑपरेटिंग इन अकाउंट ऑफ द फैमिली और सर्कमस्टांसेस, मीन्स अगर आपका जन्म किसी पार्टिकुलर फैमिली में होने से आपके साथ कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा के आधार पर आपको अपॉर्चुनिटीज देने से रोक दिया गया,
तो जरूरी है इस तरह की इनइक्वालिटीज को कम या पूरी तरह खत्म किया जाए, या आपके जन्म ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुआ है जहां आप बेसिक नीड्स तक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें इक्वालिटी जैसे आइडियल्स की जरूरत है। इसके साथ साथ किस तरह के डिफरेंसेस को जस्ट और एक्सेप्टेबल माना जाता है। लास्ट वीडियो में हमने इक्वालिटी के बेसिक्स को जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हम सभी जानते हैं सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। इन डिफरेंसेस के बेसिस पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है, जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। अब सोसाइटी में कुछ डिफरेंसेस या इनइक्वालिटीज एक्सेप्टेबल हैं, पर कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऑफिसर्स, पीएम, प्रेसिडेंट के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है, बट वीमेन को वीकर सेक्स मानकर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना देना अनएक्सेप्टेबल है। इसीलिए इक्वालिटी जैसा वैल्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट यहाँ से रेज होता है एक और क्वेश्चन कि हम सोसाइटी में किस तरह की इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और इसी को लेकर वेरियस थिंकर्स और आइडियोलॉजीज इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस को हाईलाइट करती हैं। नंबर 1 इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, नंबर 2 सोशल इक्वालिटी एंड नंबर 3 इकोनॉमिक इक्वालिटी। एक एक करके इन्हें डिटेल से जानते हैं और शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी से। In democratic societies, political equality would normally include granting equal citizenship to all its members of the state. Means democracy एक ऐसा political system है जो based है political equality पर कैसे? Democratic societies हर eligible citizen को grant करती है right to vote. Means जहाँ लोग election के through अपने leaders या representatives को choose करते हैं और लोगों के behalf पर यही representatives rural regulations को बनाते हैं। इस तरह की डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में सिर्फ लीडर्स नहीं, सिटीजन के पास भी पावर होती है, और इसी पावर को नाम दिया गया है पॉलिटिकल इक्वालिटी, जिसका मतलब है उस कंट्री का हर एक सिटीजन इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि वोटिंग राइट्स। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में हर एक सिटीजन के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन या रेस से आता हो, वो रिच हो या पुअर, या हर एक इंडिविजुअल के पास वोट देने का अधिकार है और उसके वोट की इक्वल वैल्यू है। और यही पॉलिटिकल इक्वालिटी ग्रांट करती है इक्वल सिटीजनशिप, और इसी सिटीजनशिप के साथ आते हैं बहुत से बेसिक राइट्स, जैसे कि राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट, असेंबली एंड एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ एटसेट्रा। ये सभी राइट्स एक सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी समझे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं राइट्स के जरिए एक सिटीजन स्टेट के अफेयर में पार्टिसिपेट कर पाता है। बेसिकली इन राइट्स को लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जब कोई डेमोक्रेटिक कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती है तो वो सिटीजन को कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है। इन शॉर्ट, पॉलिटिकल राइट्स लिंक करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ से। मींस जहां ऐसे लॉज प्रिवेल करते हैं जो सोसाइटी के हर एक इंडिविजुअल को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका देते हैं, साथ ही सिटीजन को एम्पावर भी करते हैं। अब यहाँ पर आता है एक और क्वेश्चन, क्या पॉलिटिकल राइट यूनिवर्सल है? मींस क्या ये सभी जगह अवेलेबल है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहां हमें अनकंसिडरेबल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। मींस कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके सभी सिटीजन के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, बट ऐसे कंट्रीज में भी इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल साउदी अरेबिया, जहां वीमेन्स को बहुत से राइट्स नहीं दिए जाते हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है वोटिंग राइट। पर 2015 के बाद वहां की वीमेन को वोट देना अलाउ किया गया। इसके बाद भी ऐसी कई चीजें थी जो वहां के वीमेन्स को करना अलाउड नहीं था, जैसे कि ड्राइविंग। बट रिसेंट ईयर्स में पब्लिक लाइफ में वीमेन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कई सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए गए हैं। इसके अलावा हिस्ट्री हमें ऐसे कई एग्जाम्पल्स देती है, जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, जहां वीमेन को वोटिंग राइट्स के लिए एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। अब अगर ये पता किया जाए कि सोसाइटी में इस तरह की इनइक्वालिटी का रीजन क्या है, तो ये इनइक्वालिटीज रिजल्ट हैं डिफरेंसेस इन रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, जो सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में हर एक सिटीजन के पास अवेलेबल नहीं है। मींस रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, वीमेन को पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए हैं, बट सोसाइटल लेवल पर आज भी अक्सर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इकोनॉमिक स्फीयर में सेम काम के लिए मेन को ज्यादा और वीमेन को कम सैलरी देना, सोशल स्फीयर में गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन लेने से रोक देना,
इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर भी किया जाता है। इसलिए इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए डिमांड की जाती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज और लेवल प्लेइंग फील्ड की। मीन सबकी शुरुआत सेम लाइन से करना। पर उनका क्या जो पहले से पीछे छूट चुके हैं, उन्हें आगे कैसे लाया जाए? इसीलिए अगर हम इगैलिटेरियन और एक जस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी इनफ नहीं है। ये इक्वालिटी की तरफ जाने का सिर्फ एक कंपोनेंट या कहा जा सकता है फर्स्ट स्टेप है। पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ हमें अदर डायमेंशंस पर भी फोकस करना होगा। जैसे कि हमारा दूसरा डायमेंशन है सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी की तरफ जाने का सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, बट जब हम बात करते हैं सोशल इक्वालिटी की तो इसका मतलब है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मीन सभी को समान अवसर देना। अब ये होगा कैसे? इसके लिए पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी साथ साथ चलते हैं, पर कैसे? तो ऐसा करने के लिए जरूरी है गवर्नमेंट के द्वारा लॉज को बनाकर लीगली उन सभी हर्डल्स को दूर कर देना जो एक सिटीजन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं या उन सोशल गुड्स को मिलने से रोक देते हैं जो सोसाइटी के हर एक सिटीजन के लिए बेहद जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्पेसिफिक कास्ट या वीमेन को अगर वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं तो ऐसे में गवर्नमेंट सभी सिटीजन को पॉलिटिकल राइट्स देकर लीगली हर्डल्स को दूर कर सकती है। कई बार स्पेसिफिक कास्ट से आने वाले लोगों को एजुकेशन या अदर पब्लिक फैसिलिटीज को यूज करने से रोक देना या रिलीजन, जेंडर, रेस के बेसिस पर लोगों के साथ भेदभाव करना, मेल को फीमेल से सुपीरियर मान लेना। अब इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कई लॉज को बना तो दिया है, बट फिर भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ वर्क करती है सोशल इक्वालिटी, जिससे हमारा मतलब है डिफरेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज को compete करने का फेयर और इक्वल चांस देना, मीन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। अब ये फेयर और इक्वल चांस सभी को मिलेंगे कैसे? ऐसा तभी पॉसिबल है जब सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के इफेक्ट्स को कम किया जाए। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर बहुत से आर्टिकल्स हैं जो सोसाइटी में इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, जहां कानून के सामने सभी समान है। आर्टिकल 15 जो कहता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन एटसेट्रा। आर्टिकल 16 जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। इन शॉर्ट, स्टेट लॉज को बनाकर डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, जिससे किसी भी इंडिविजुअल को उसके बैकग्राउंड की वजह से एजुकेशन या अदर पब्लिक फैसिलिटीज मिलने से रोका ना जाए। बेसिकली सोशल इक्वालिटी से हमारा मतलब है सोसाइटी के सभी मेंबर के पास लाइफ को रन करने के लिए बेसिक कंडीशंस का होना, जैसे कि उन्हें एडुकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड एजुकेशन, एडुकेट नरिशमेंट एंड मिनिमम वेज के साथ और भी कई जरूरी चीजें प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर सोसाइटी के मेंबर्स के बीच इनका सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है तो सोसाइटी के मेंबर एक दूसरे से इक्वल टर्म्स पर compete नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ एक फैमिली का ही एग्जाम्पल लें तो कुछ फैमिलीज में गर्ल चाइल्ड की जगह एक बॉय के एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसका मतलब है गर्ल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना देना। और यही सोसाइटी के मेंबर्स के बीच भी होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना मिलने पर सोसाइटी के कुछ मेंबर पीछे छूट जाते हैं। साथ ही जिस सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज का एब्सेंस होता है वहां लोगों का टैलेंट वेस्ट हो जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है राइट टू एजुकेशन, जो हमारे कंट्री में एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, जिसके थ्रू हर बच्चा एजुकेशन लेने का अधिकार रखता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। अब एजुकेशन मिलने के बाद एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को अच्छे से रन कर पाता है या नहीं, तो ये रिजल्ट होगा उसकी चॉइसेस का, ना कि इनइक्वालिटी का। अब अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो यहाँ एग्जिस्ट करती है ड्यूअल प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ लैक ऑफ फैसिलिटी के साथ कुछ कस्टम्स भी हैं जो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में वीमेन को इनहेरिटेंस राइट नहीं दिया जाता है, जबकि इंडिया का 2005 का हिंदू सक्सेशन एक्ट जो बात करता है फादर की प्रॉपर्टी सन और डॉटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मीन्स उस प्रॉपर्टी पर केवल बेटों का नहीं बेटियों का भी अधिकार है, पर हमारे कंट्री के बहुत से पार्ट में इसे फॉलो नहीं किया जाता है। और रीजन है कस्टम, जहां पेरेंट्स का कहना है कि उनके यहाँ डॉटर को प्रॉपर्टी राइट नहीं है,
इसके अलावा कुछ ऐसे कस्टम भी हैं जो फीमेल को बहुत सी सोशल एक्टिविटीज में पार्ट लेने या हायर एजुकेशन लेने से रोक देते हैं। बट ऐसे में स्टेट बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्टेट वीमेन के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट को रोकने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है या एजुकेशन या अदर प्रोफेशन में वीमेन्स की एंट्री के रिगार्डिंग कुछ मेजर्स लेता है। इसके अलावा जो ग्रुप्स इन सोशल डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं या बात करते हैं राइट्स की, उन्हें स्टेट अपना सपोर्ट भी देता है। बेसिकली सोशल इक्वालिटी बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज की। अब पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी के बाद आते हैं थर्ड डायमेंशन, इकोनॉमिक इक्वालिटी पर। इकोनॉमिक इक्वालिटी से हमारा मतलब है सोसाइटी में इनकम, वेल्थ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में मिनिमम डिस्पैरिटीज का होना। जब लोगों के बीच वेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम के टर्म्स में इनइक्वालिटी दिखाई देती है तो इसे ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अब ये गैप क्रिएट हुआ है इन टर्म्स ऑफ इनकम, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर किया जाता है दो तरीकों से, जिसमें से एक तरीका है रिलेटिव डिफरेंस को मेजर करना, जिसमें पॉपुलेशन के डिफरेंट सेगमेंट्स के बीच पॉवर्टी लेवल्स या लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर किया जाता है। और दूसरा तरीका है पॉवर्टी लाइन, जिसके थ्रू पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों का एस्टिमेट लगाया जाता है। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब सभी के बीच इक्वल इनकम, प्रॉपर्टी या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी कभी भी एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव नहीं कर सकती है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअल में आज ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज अपने सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की पूरी कोशिश करती हैं, जिससे हर एक सिटीजन को कम से कम अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने का मौका मिल सके। मींस सोसाइटी के सभी मेंबर के बीच वेल्थ और इनकम का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। फॉर एग्जाम्पल, मैन और वीमेन दोनों को सेम काम के लिए इक्वल सैलरी देना, रिच और पुअर के बीच बढ़ती इनकम डिस्पैरिटीज को कम करना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा का सभी के पास इक्वल एक्सेस होना। इन शॉर्ट, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने का, सभी को इक्वल चांस देना। इसीलिए माना जाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज के जरिए पॉसिबिलिटी है कि एक व्यक्ति अपनी सोसाइटी में अपनी पोजीशन को बेटर तो कर ही सकता है, बट सोसाइटी के लिए ऐसी भी इनइक्वालिटी है जो जनरेशन से अनटच्ड है, मींस जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है और जो काफी ज्यादा डेंजरस है। जैसे कि एक सोसाइटी में स्पेसिफिक क्लास से आने वाले कुछ लोगों के पास इमेंस वेल्थ का होना और उसके साथ पावर का बढ़ना, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। और दूसरा क्लास वो है जो बहुत सी जनरेशन मींस पीढ़ियों से गरीब है। ओवर द टाइम इस तरह के क्लास डिफरेंसेस ने लोगों के बीच रिसेंटमेंट और वायलेंस को बढ़ावा दिया है, क्योंकि पावर और पैसों के थ्रू रिच सेक्शन सोसाइटी में रिफॉर्म नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि किसी भी रिफॉर्म से उसकी पावर और प्रिविलेज अफेक्ट हो, जिस वजह से कई बार किसी भी सोसाइटी के लिए रिफॉर्म करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये थे इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस, जिनके थ्रू इगैलिटेरियन और जस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाती है। कोशिश इसलिए क्योंकि इक्वालिटी जैसे वैल्यू को एस्टैब्लिश करना स्टेट के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी के रीजंस क्या हैं और उस सोसाइटी में इक्वालिटी जैसे वैल्यू को किस तरह एस्टैब्लिश किया जा सकता है, इसे लेकर पॉलिटिकल थिंकर्स के अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। इन थिंकर्स के द्वारा दी गई ऐसी ही कुछ मेन आइडियोलॉजीज हैं जो ना सिर्फ बात करती हैं इनइक्वालिटी की, बट ये भी बताती हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी के रीजंस क्या हैं या सोसाइटी में फैली इनइक्वालिटीज को कैसे कम किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ मेन आइडियोलॉजीज हैं मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड फेमिनिज्म। इस पार्ट में इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से हम 3 मेन आइडियोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा फेमिनिज्म को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। कार्ल मार्क्स 19th सेंचुरी के मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर्स में से एक थे। मार्क्स के द्वारा दी गई थ्योरी को मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। अपनी थ्योरीज के जरिए मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि लोगों के बीच फैली इनइक्वालिटी का रूट कॉज है प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप, मींस इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, लैंड, फॉरेस्ट और अदर प्रॉपर्टी के फॉर्म्स पर किसी एक इंडिविजुअल की ओनरशिप होना। अब इसे अच्छे से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 16th सेंचुरी में हमें यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है, जहां लार्ज नंबर में इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था। इन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स बहुत पुअर कंडीशंस में काम किया करते थे। यहाँ काम करने वाले वर्कर्स का वेज कम और वर्किंग आवर्स काफी लंबे हुआ करते थे, करीब 12 to 15 आवर्स। अब अगर प्रेजेंट में भी देखा जाए
तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऑनर अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए काम करते हैं और ऐसा वो कर पाते हैं वर्कर्स की हेल्प से। अब एक इंडस्ट्री को जितना भी प्रॉफिट हुआ करता है वो कभी भी वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो प्रॉफिट जाता है इंडस्ट्री के ऑनर की पॉकेट में, जिससे ये ऑनर और ज्यादा रिच हो जाते हैं। बट जिनसे काम करवाकर ये प्रॉफिट बनाया जाता है उन्हें सिर्फ बेसिक सैलरी दी जाती है, जिस वजह से रिच और पुअर के बीच एक बड़ा गैप क्रिएट होता है। ये पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल बेस्ड था लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म पर, एक ऐसा मॉडल जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी ऐसी सभी चीजें जिन्हें प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है उनकी प्राइवेट ऑनरशिप होना। इस मॉडल में गवर्नमेंट का मार्केट में कम से कम इंटरफेरेंस होता है और इसीलिए मार्क्स प्राइवेट ऑनरशिप को इनइक्वालिटी का रूट कॉज बताते हैं। उनके अकॉर्डिंग प्राइवेट ऑनरशिप केवल एक क्लास को वेल्दी ही नहीं बनाती बल्कि इस वेल्दी क्लास को पॉलिटिकल पावर भी देती है, और इनके पास ये पावर आ जाने से ये लोग स्टेट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज और लॉज को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए थ्रेट बना रहता है। पर कैसे? एग्जाम्पल के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड प्रोवाइड करते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर में आती हैं तो ये उन पॉलिसीज और लॉज को फॉर्मुलेट करती हैं जिनसे इन बड़े बिजनेसेस का फायदा हो। पर जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की जाती है तो ये गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जो सभी के भले के लिए काम करेगी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अक्सर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बिजनेसमैन के बीच कनेक्शंस देखने को मिलते हैं और इनके बीच के इसी कनेक्शन को कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग लोगों के बीच की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सपोर्ट करती है सोशल इनइक्वालिटी के अदर फॉर्म्स को भी, जैसे कि डिफरेंसेस इन रैंक एंड प्रिविलेजेस। मींस वेल्दी क्लास पैसे के दम पर हर एक चीज को खरीद सकते हैं और इसीलिए अगर सोसाइटी में फैली इस तरह की इनइक्वालिटी से टैकल करना है तो केवल सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली इसके लिए इंश्योर करना होगा पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज एंड फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। मींस इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है सभी चीजों पर किसी एक इंडिविजुअल का कंट्रोल ना होकर सभी का कंट्रोल होना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी से रिप्लेस कर देना। यहाँ हमें कम्युनिज्म और सोशलिज्म में डिफरेंस करना भी बेहद जरूरी है। एक्चुअल में कार्ल मार्क्स बात करते हैं कम्युनिज्म की, एक ऐसी सोसाइटी जहां सभी लोग मिलकर प्रोडक्शन करते हैं और उससे आने वाले प्रॉफिट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। ये एक ऐसा सोसाइटी है जहां कोई स्टेट नहीं है, मींस लोगों के ऊपर गवर्नमेंट जैसी कोई अथॉरिटी नहीं है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और नीड्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का डिवीजन कर लिया जाता है। बट सोशलिज्म में इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए सभी चीजों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। यहाँ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया जाता है। टाइम के साथ हमें कम्युनिज्म और सोशलिज्म के डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिलते हैं। अब हिस्ट्री में ऐसे कई लीडर्स रहे हैं जो मार्क्स से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे और इन लोगों ने अपने कंट्री को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाने के लिए रेवोल्यूशन भी चलाया, जिसमें से मोस्ट फेमस है रशियन रेवोल्यूशन, जिसके जरिए रशिया को एक सोशलिस्ट स्टेट बनाया गया। इसके अलावा चाइना, क्यूबा में भी हमें इस तरह के रेवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। कम्युनिज्म, सोशलिज्म और लिबरलिज्म को और ज्यादा डिटेल से जानने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम इन आइडियोलॉजीज को इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव में जानेंगे। अब आते हैं लिबरलिज्म पर। लिबरल्स मार्क्सिस्ट थ्योरी को पूरी तरह अपोज करते हैं। इनके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन मोस्ट एफिशिएंट और फेयर तरीका है जिसके थ्रू सोसाइटी में रिसोर्सेज और रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मींस कंपटीशन के जरिए जो कैपेबल होगा उसके पास वेल्थ या प्रॉपर्टी होगी और ये जस्ट भी होगा। इनका मानना है कि स्टेट का काम है सभी को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। अब ऐसा कर सोसाइटी में इक्वालिटी और जस्टिस नहीं लाया जा सकता है, बट लोगों के बीच में फ्री और फेयर तरीके से कंपटीशन से इक्वालिटी को लाया जा सकता है और यही सबसे एफिशिएंट वे होगा जिससे रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जब तक ये कंपटीशन फेयर तरीके से कंडक्ट होंगे तब तक लोगों को रिवॉर्ड उनके टैलेंट और एफर्ट्स के बेसिस पर मिलते रहेंगे। लिबरल्स के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन सबसे जस्ट और एफिशिएंट तरीका है कैंडिडेट्स को जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए सिलेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए हर साल एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और इनमें एंट्री लेने के लिए कैंडिडेट्स के बीच बहुत ज्यादा कंपटीशन भी होता है
टाइम टू टाइम गवर्नमेंट या कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं, जिससे एंट्रेंस एग्जाम फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट करवाए जा सके, जिससे इन एग्जाम्स में कम्पीट करने का सभी को फेयर और इक्वल चांस मिल सके। अब इन एग्जाम्स को देने के बाद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका एडमिशन या उन्हें जॉब ना मिल पाए, बट लिबरल्स के अकॉर्डिंग ये एक फेयर तरीका है लिमिटेड सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। जहां मार्क्सिस्ट बात करते हैं सभी के बीच इक्वली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की विदाउट एनी कंपटीशन, वहीं लिबरल्स बात करते हैं इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपटीशन की। उनके अकॉर्डिंग टैलेंटेड और कैपेबल लोगों को कंपटीशन के जरिए रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना एक फेयर और जस्ट तरीका है। इसके अलावा जहां सोशलिस्ट इकोनॉमी इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी के अदर फॉर्म से लिंक करती है, वहीं लिबरल्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं। पर क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी खुद ही मिल जाएगी, बट इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी को लिंक नहीं किया जा सकता है। इस तरह की इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को बनाना होगा। लिबरल्स इनइक्वालिटी को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते हैं। उनके अकॉर्डिंग कंपटीशन के जरिए जो जिस पोजीशन के कैपेबल है वो वहां तक पहुंच जाएगा। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी को एब्सोल्यूट इक्वल नहीं बनाया जा सकता है, बट लिबरल्स बात करते हैं अनजस्ट इनइक्वालिटी की, जो एक इंडिविजुअल को उसका पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज डेवलप करने से रोकती हैं। उनके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। ये बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, जो सभी के पास होनी चाहिए। अब उस अपॉर्चुनिटी को मिलने से कोई अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाए और कोई कुछ भी ना बन पाए, तो ये एक इंडिविजुअल के पोटेंशियल और कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म के बाद आते हैं सोशलिज्म पर। सोशलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल आइडिया है जो प्रेजेंट या रिप्रोड्यूस किया गया था इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रिस्पॉन्स में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाने से सोसाइटी में किस तरह की इनइक्वालिटी बढ़ी, इसे हम मार्क्सिज्म में समझ चुके हैं। बेसिकली इसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अगेंस्ट में सोशलिज्म इमर्ज होता है। अब यहाँ हमें जानना ये है कि सोशलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव और कंसर्न बेसिकली था क्या। तो इनका मेन कंसर्न था कि कैसे सोसाइटी में फैली एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है और कैसे रिसोर्सेज को जस्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज कुछ ही लोगों तक कंसंट्रेटेड थे, इसीलिए किस तरीके से रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो ये फेवर करते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन को, मीन सभी रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना, और गवर्नमेंट ही प्लानिंग और सभी एरियाज को कंट्रोल करेगी। हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम होगा। अब अगर इंडिया की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट सोशलिस्ट थिंकर का नाम आता है, जो हैं राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया जी ने 5 तरीके की इनइक्वालिटीज को आइडेंटिफाइड किया है, जैसे कि इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, caste based inequality, colonial rule of some countries over others, at last economic inequality। अब लोहिया जी के टाइम पर जो अदर सोशलिस्ट थिंकर थे, उनका कंसर्न इन 5 में से सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इसी पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट थिंकर को देखा जाए तो उनका मानना था कि सभी तरह की इनइक्वालिटीज का रूट कॉज है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर इसे ही कम कर दिया जाए तो काफी हद तक इनइक्वालिटी के अदर फॉर्म्स को भी खत्म किया जा सकता है। बट लोहिया जी का मानना था कि हर तरह की इनइक्वालिटी की इंडिपेंडेंट रूट है और इसीलिए एक साथ इन सभी को खत्म किया जाए, पर अलग अलग तरीके से। एक सिंगल रेवोल्यूशन इन 5 तरह की इनइक्वालिटी को खत्म नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि इन इनइक्वालिटीज को खत्म कैसे किया जाए। तो इसके लिए राम मनोहर लोहिया जी कॉन्सेप्ट देते हैं सप्त क्रांति, मीन 7 रेवोल्यूशन का। अब 5 तरह की इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए 5 रेवोल्यूशन होंगे, बट 2 और रेवोल्यूशन किस लिए? तो वो 2 और रेवोल्यूशन ऐड करते हैं। रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज अगेंस्ट अनजस्ट एनक्रोचमेंट ऑन प्राइवेट लाइफ, मीन्स जैसे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लोगों के पास सिविल लिबर्टीज नहीं थी, किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर लिया जाता था। इसीलिए उनका मानना था कि गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, जिसके जरिए वो एक इंडिविजुअल की प्राइवेट लाइफ को कभी भी एनक्रोच कर सकती है। तो ऐसे में जरूरी है एक इंडिविजुअल के पास भी पावर होना, जिन्हें आज फंडामेंटल राइट्स के रूप में देखा जा सकता है। और सेकंड है रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस, मीन्स अगर किसी के पास वेपन है तो वो ज्यादा पावरफुल और जिसके पास नहीं है तो वो कम पावरफुल। इसीलिए किसी के पास भी वेपन्स का ना होना, और ये तभी होगा जब सत्याग्रह का फेवर करते हुए नॉन वायलेंस के लिए रेवोल्यूशन किया जाए। तो ये थे लोहिया जी के द्वारा दी गई
सप्त क्रांति, जो उनके द्वारा दिए गए सोशलिज्म के आइडल्स थे। अब अगर कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब फाइनली हमारी एक थ्योरी बची है, जो है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसा पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है जो बात करता है इक्वल राइट्स फॉर वीमेन एंड मेन की। अब जो इस आइडिया पर बिलीव करते हैं उन्हें कहा जाता है फेमिनिस्ट। अब ये मेन भी हो सकते हैं और वीमेन भी। बेसिकली फेमिनिस्ट बात करते हैं सोसाइटी में फैली सोशल इनइक्वालिटी के बारे में और एक्सप्लेन करते हैं जेंडर को। तो जेंडर क्यों, तो ये हम आगे जानेंगे। इनका मानना है कि आज हमें मेन और वीमेन के बीच में जो भी इनइक्वालिटीज दिखाई देती हैं, फॉर एग्जाम्पल अक्सर ये मान लेना वीमेन आर वीक, तो ये नेचुरल नहीं है। ऐसे थॉट प्रोसेस को ऑल्टर मींस चेंज किया जा सकता है और ऐसा कर मैन और वीमेन दोनों फ्री एंड इक्वल लाइफ्स को लीड कर सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन आता है कि इनइक्वालिटी तो है, बट ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई? तो फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट है पेट्रियार्की का। अब ये पेट्रियार्की है क्या? पेट्रियार्की एक ऐसा सोशल इकोनॉमिक कल्चरल सिस्टम है जो वीमेन के कंपैरिजन में मेन को ज्यादा वैल्यू और पावर देता है। बेसिकली एक मेल सेंट्रिक सोसाइटी बना देना, जहां सारे डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ एक मेल के पास है। और ये पेट्रियार्की एस्टैब्लिश की गई है इस अजम्पशन पर, जिसमें कहा गया है मेन एंड वीमेन आर डिफरेंट बाय नेचर, और इनके बीच का यही डिफरेंस सोसाइटी में वीमेन की अनइक्वल पोजीशन को जस्टिफाइड कर देता है। अब अगर देखा जाए तो मेन एंड वीमेन नेचुरली फिजिकल तौर पर एक दूसरे से काफी अलग हैं। अब ये फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होने का मतलब है दोनों के स्ट्रेंथ में डिफरेंस होना, बट इस बेसिस पर वीमेन के साथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली डिस्क्रिमिनेशन कर उन्हें बहुत सी चीजें करने से रोक देना सोसाइटी में इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है। अब फेमिनिस्ट इस तरह की थिंकिंग को क्वेश्चन करते हुए डिफरेंशिएट करते हैं सेक्स और जेंडर के बीच में। सेक्स, इसका मतलब है मेल और फीमेल के बीच बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का होना। मींस जब एक बच्चा जन्म लेगा तो बायोलॉजिकली या तो वो मेल है या फीमेल, ये डिटरमाइन किया जाता है उसके सेक्सुअल ऑर्गेन्स के जरिए। बट जेंडर, जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो सोसाइटी में मेन और वीमेन के डिफरेंट रोल को डिटरमाइन करता है। बेसिकली जेंडर के बेसिस पर ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं गर्ल्स की, तो उनका सॉफ्ट स्पोकन होना जरूरी है, उन्हें घर के काम आना जरूरी है, इसके अलावा लंबे बाल होना जरूरी है। सेम इसी तरह के पैरामीटर्स हम बॉयज के लिए भी फिक्स कर देते हैं, जैसे कि उन्हें स्ट्रॉन्ग, मस्कुलाइन दिखना जरूरी है, लड़के रो नहीं सकते हैं। ऐसे कई और अजम्पशंस भी हैं। इवन हमने कलर्स तक को जेंडर के बेसिस पर डिवाइड कर दिया है, पिंक फॉर गर्ल्स, ब्लू फॉर बॉयज। अब सोसाइटी में गर्ल और बॉयज के लिए इस तरह के पैरामीटर्स को फिक्स कर देना ऐसा जेंडर के बेसिस पर किया जाता है, जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि केवल वीमेन ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं और बच्चे को जन्म दे सकती हैं। पर जन्म दे देने के बाद ये जरूरी नहीं है कि उस बच्चे को पालना सिर्फ एक वीमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन की नहीं। अब इस तरह के रोल को क्रिएट किया गया है सोसाइटी के द्वारा, जिसमें मेन और वीमेन के काम को बांट दिया गया है कि मेल क्या कर सकते हैं और वीमेन क्या कर सकती है। अब फेमिनिस्ट कहते हैं कि मेन और वीमेन के बीच में इस तरह की इनइक्वालिटी को सोसाइटी के द्वारा क्रिएट कर दिया गया है, बट ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती थी। फेमिनिस्ट कहते हैं कि यही पेट्रियार्की प्रोड्यूस करती है डिवीजन ऑफ लेबर भी, जिसमें वीमेन रिस्पॉन्सिबल है प्राइवेट और डोमेस्टिक मैटर्स के लिए, मींस घर के कामकाज और बच्चों को संभालने के लिए, और मेन रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक डोमेन के लिए, मींस बाहर जाकर काम करने के लिए। फेमिनिस्ट इसी डिस्टिंक्शन को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं वीमेन पब्लिक डोमेन में भी एक्टिव हो सकती है। अब अगर कुछ साल पहले वीमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक डोमेन में कम था, तो इसका रीजन उनकी कैपेबिलिटी नहीं, बल्कि उनका इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना मिलना था। प्रेजेंट में देखा जाए तो आज वीमेन पब्लिक डोमेन में काफी ज्यादा एक्टिव है। आज उनका पार्टिसिपेशन लगभग सभी फील्ड में दिखाई देता है, बट इसके साथ साथ वीमेन फेस करती है डबल बर्डन। अब ये टर्म भी फेमिनिस्ट के द्वारा कॉइन किया गया है, क्योंकि आज वीमेन पब्लिक डोमेन में एक्टिव होने के साथ साथ प्राइवेट डोमेन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीमेन डॉक्टर, टीचर या बिजनेस वीमेन है, बट उसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी उतनी ही है, और इसे ही डबल बर्डन कहा गया है। इसके बावजूद
पब्लिक डोमेन में वीमेन को बहुत कम शेयर मिलता है। फेमिनिस्ट इसी पब्लिक और प्राइवेट डिस्टिंक्शन और जेंडर इनइक्वालिटी के सभी फॉर्म्स को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, जिससे मेन और वीमेन के बीच इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर एक जस्ट सोसाइटी बनाई जा सके। होप आपको फेमिनिज्म समझ आया होगा। अगर आप फेमिनिज्म को और ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आई बटन पर दिए गए वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। एक सोसाइटी में फैली इनइक्वालिटीज को कैसे कम किया जाए, इसे लेकर लिबरल्स, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और सोशलिस्ट के अलग अलग आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। अब इन आइडियोलॉजीज के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। अब क्वेश्चन वही है कि एक सोसाइटी में इक्वालिटी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, और यही हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज पर फोकस करना होगा, जैसे कि नंबर 1, एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी, नंबर 2, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, और नंबर 3, अफर्मेटिव एक्शन। अब अगर हमें इक्वालिटी जैसे वैल्यू को अचीव करना है तो इसे अचीव करने का फर्स्ट स्टेप होगा एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। मीन्स बाय लॉ इक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया जाए। एक ऐसी सोसाइटी जहां लॉ के सामने सभी समान है। हम जानते हैं सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो इन इनइक्वालिटीज को लॉ बनाकर उन्हें खत्म कर देना, और इसे ही फॉर्मल इक्वालिटी कहा जाता है। इसे थोड़ा डिटेल से जानते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटीज को कुछ कस्टम और लीगल सिस्टम के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था, जिस वजह से सोसाइटी के कुछ सेक्शन को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और रिवॉर्ड्स को एंजॉय करने के मौके नहीं मिल पाए। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि नो वोटिंग राइट्स टू पुअर, मीन्स गरीब लोगों के पास वोटिंग राइट्स का ना होना। इसका परफेक्ट एग्जांपल है फ्रांस, जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सिटीजन्स को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक्टिव वो जिन्हें वोटिंग राइट्स दिए गए थे, और ये पॉपुलेशन का वो हिस्सा था जो टैक्स पे किया करता था और जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जबकि पैसिव सिटीजन वो थे जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे। बेसिकली लीगली इस तरह के सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि इस सिस्टम को लीगली वहां सपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वीमेन्स वर नॉट अलाउड टू टेक सर्टेन प्रोफेशन। आज वीमेन लगभग सभी प्रोफेशन में है, बट कुछ टाइम पहले तक वीमेन को आर्मी में जाना अलाउड नहीं था, और ऐसा बाय लॉ था क्योंकि वीमेन को इस प्रोफेशन के लिए उतना कैपेबल नहीं समझा जाता था। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ वर्क ऋग्वेदा पीरियड, जिसमें सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, और ये डिवीजन प्रोफेशन के बेस पर था। बट लेटर वैदिक पीरियड में इसे बर्थ के आधार पर कर दिया गया, जिसका मतलब था कि अब वो व्यक्ति जिस भी वर्णा में जन्म लेगा वही उसकी कास्ट होगी। इस टाइम पर इस सिस्टम को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मीन्स अब कोई भी व्यक्ति अपना प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकता था, जिस वजह से शूद्र वर्णा से आने वाले लोगों से आगे बढ़ने के बहुत से मौके छीन लिए गए। अब ये लोग सिर्फ साफ सफाई का काम ही कर सकते थे, कुछ और नहीं। और ऐसा उस टाइम पर हमारे कस्टम और लीगल सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया गया था। इसके अलावा ऐसे बहुत से कंट्रीज थे जहां कुछ फैमिलीज के लोग ही हाई पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकते थे। इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि फॉर्मली इस तरह की इनइक्वालिटीज को प्रमोट किया गया था, इसीलिए इन इनइक्वालिटीज को फॉर्मली ही खत्म करना होगा। पर कैसे? तो ऐसा किया जा सकता है सैंक्शन ऑफ लॉ, मीन्स लॉज को बनाकर इस तरह की इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सकता है। इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट और एक कंट्री के लॉज इनइक्वालिटी क्रिएट करने वाले इस तरह के सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बंद कर दे, और ऐसा करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो कहता है हर व्यक्ति कानून के सामने समान है, आर्टिकल 15 जो कहता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 16 जो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है, और आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को पूरी तरह प्रोहिबिट करता है। मींस इनइक्वालिटी क्रिएट करने वाले फॉर्मल सिस्टम को फॉर्मल तरीके यानी लॉज को बनाकर खत्म कर देना। आज ज्यादातर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने फॉर्मली इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लिया है, और इसीलिए सभी सिटीजन के साथ उनकी कास्ट, रेस, रिलीजन या सेक्स की परवाह किए बिना इक्वल लॉज के द्वारा सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है।
बट क्या सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ के द्वारा इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना काफी है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इक्वालिटी की तरफ जाने का फर्स्ट स्टेप है। सभी लोग इक्वली अपने राइट्स को एंजॉय कर सके, इसके लिए कई बार जरूरी है लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना, और ये है इक्वालिटी की तरफ जाने का दूसरा स्टेप, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अगर इस लाइन पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ बात की जा रही है इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करने की। पर क्यों? इसकी क्या जरूरत है? और क्या अगर लोगों को डिफरेंटली ही ट्रीट करना है तो उनके बीच इक्वालिटी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है केवल फॉर्मल इक्वालिटी। मीन्स केवल लॉ बना देने से इक्वालिटी को एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। कोई भी लॉ बना देने से लोगों की मानसिकता को नहीं बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए लॉ बना देने से ये पूरी तरह खत्म हो चुकी है? क्या दलित कम्युनिटी से आने वाले लोग पब्लिक एक्टिविटीज में दूसरे लोगों की तरह पार्टिसिपेट कर सकते थे? तो आंसर है नहीं। इसीलिए जरूरी है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की, जिससे ये लोग भी अपने राइट्स को एंजॉय कर सके, और इसे ही इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के साथ हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, जिस वजह से सोसाइटी के कुछ सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई और ये लोग पीछे छूट चुके हैं। अब जो लोग ऑलरेडी पीछे छूट चुके हैं उन्हें पहले दूसरों के बराबर लाना होगा, और ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा, और ऐसा करने के बाद ही इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है। इसे कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक पब्लिक बिल्डिंग में हम सभी लोग स्टेयर्स का यूज कर एंटर कर सकते हैं, बट क्या डिफरेंटली एबल्ड लोग के लिए इन्हें यूज करना उतना आसान है? तो आंसर है नहीं। तो ऐसे में ये लोग इन बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए स्पेशल रैंप्स की डिमांड कर सकते हैं, जिससे इन्हें भी पब्लिक बिल्डिंग्स में एंटर करने का इक्वल चांस मिल सके। आपने अपने स्कूल, हॉस्पिटल या किसी भी पब्लिक प्लेस पर इस तरह के रैंप्स को जरूर देखा होगा। सेम इसी तरह विमेन अगर रात के समय कॉल सेंटर या किसी भी प्रोफेशन में वर्किंग है तो उन्हें जरूरत है रात के समय स्पेशल प्रोटेक्शन की, जिससे उनके राइट टू वर्क को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब कुछ लोगों को लगेगा कि इस तरह का ट्रीटमेंट इक्वालिटी के अगेंस्ट है, बट रियलिटी में इस तरह का डिफरेंट ट्रीटमेंट सोसाइटी में इक्वालिटी को एनहांस करता है, क्योंकि लॉज के साथ साथ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करना जरूरी है। अब एक बार आपकी बुक में दिए गए इस कार्टून को ध्यान से देखते हैं। इस कार्टून में टीचर कहता है कि फेयर सिलेक्शन के लिए आप सभी को सेम टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट ये है कि इन सभी एनिमल्स को ट्री को क्लाइंब करना है। अब एक बार ध्यान से सोचिए, क्या इन सभी अलग अलग कैपेबिलिटी वाले एनिमल्स को एक ही टेस्ट देना कितना फेयर है? क्योंकि इन सभी की अलग अलग कैपेबिलिटीज और टैलेंट है। मंकी जो इस टेस्ट को आसानी से पूरा कर सकता है, बट क्या एक एलिफेंट, फिश ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी कुछ और है। अब अगर आपके साथ भी यही किया जाए, अलग अलग स्ट्रीम से आने वाले बच्चों को साइंस का पेपर दे दिया जाए, अब साइंस स्ट्रीम से आने वाला बच्चा उसे आसानी से कर सकता है, बट क्या ये टेस्ट ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स स्ट्रीम से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही आसान है? या कहा जा सकता है क्या ये इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने का एक फेयर तरीका होगा? मीन्स सबको इक्वल ट्रीट करना यहाँ फेयर होगा? तो अगेन आपका आंसर होगा नहीं। ये फेयर तब होगा जब कॉमर्स से आने वालों को कॉमर्स, साइंस से आने वालों को साइंस और ह्यूमैनिटीज से आने वालों को ह्यूमैनिटीज का पेपर दिया जाए। बेसिकली इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए ये डिफरेंट ट्रीटमेंट जरूरी है। अब आता है एक और क्वेश्चन कि ऐसे कौन कौन से हिंडर हैं जो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने से रोकते हैं, और इन हिंड्रेंस को दूर करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज को बनाया जाए? क्योंकि जब भी कुछ स्पेसिफिक कास्ट, रेस या विमेन को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो जरूरी नहीं कि उससे सभी लोग खुश हो। बेसिकली इस तरह के हिंड्रेंस हर सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो इस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के थ्रू किस तरह की इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया जाए? तो ऐसा करने के लिए some countries have used policies of affirmative actions, means कुछ कंट्रीज ने डिफरेंस को खत्म करने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस लिए हैं, यानी कुछ पॉजिटिव एक्शंस। सेम इसी तरह से हमारी कंट्री में हम रिलाय करते हैं पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन पर। अब ये इक्वालिटी को प्रमोट करने का नेक्स्ट स्टेप है।
इट इज नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी बाय लॉ। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि लीगली इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पास्ट में सोसाइटी के कुछ सेक्शन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जिस वजह से इस सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना मिलने से ये पीछे छूट चुके हैं। बाय फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स बाय लॉ किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगा दी गई है, बट अब इन लोगों को दूसरों के बराबर कैसे लाया जाए, और इसीलिए जरूरत है अफर्मेटिव एक्शन की। इनइक्वालिटीज हमारे सोसाइटी में डीपली रूटेड है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम, जिसके लिए इंडिपेंडेंस के बाद हमने अनटचेबिलिटी को लेकर बहुत से लॉज बना दिए, बट इन पास्ट इनइक्वालिटीज के इफेक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेने होंगे। मीन्स कहा जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट, जिससे डिप्राइव्ड सेक्शन को बराबरी पर लाया जा सके। अब ये अफर्मेटिव एक्शन कई फॉर्म्स में लिए जा सकते हैं, जैसे कि preferential spending on facilities for disadvantaged communities such as scholarship and hostel to special consideration for admission to educational institutions and job। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, मीन्स फॉर्मली इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर दिया गया है, बट अपर क्लास जिसके पास पैसा है तो वो एजुकेशन ले पाएगा, बट डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए ये उतना इजी नहीं है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है, और इसीलिए उन्हें यहाँ तक कैसे लाया जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल फैसिलिटीज, जिससे डिप्राइव्ड सेक्शन को बराबरी पर लाया जा सके और उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। ये प्रेफरेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ जॉब्स में भी दिया जाता है। अब अगर हमारी कंट्री की बात करें तो यहाँ अडॉप्ट की गई है पॉलिसी ऑफ कोटा और रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशन एंड जॉब्स टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिप्राइव्ड ग्रुप्स। मीन्स हमारे कंट्री में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स में सीट्स को डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अब ऐसा करना कितना सही है और कितना गलत, तो ये सब्जेक्ट हमेशा से ही काफी डिबेटेबल रहा है, क्योंकि बहुत से थिंकर्स इस तरह के डिफरेंशियल ट्रीटमेंट पर एग्री नहीं करते हैं, बट कई थ्योरिस्ट इस तरह की पॉलिसीज को डिफेंड भी करते हैं। इनके अकॉर्डिंग जिन लोगों को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो एक लंबे समय से सोशल प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम रहे हैं, जिससे उनका एक्सक्लूजन और सेग्रीगेशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल दलित कम्युनिटी, जिन्हें एजुकेशन लेना अलाउड नहीं था, वो सिर्फ साफ सफाई का काम ही कर सकते थे। इसके अलावा बहुत सी पब्लिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। बट इंडिपेंडेंस के बाद डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बहुत से लॉज बना दिए गए। पर एक बार सोचिए, ऐसी कम्युनिटीज के लोग जिन्होंने पास्ट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, और अब अगर उन्हें कहा जाए कि आपको दूसरे लोगों के साथ जो उनसे ऑलरेडी काफी आगे हैं उनके साथ इक्वल टर्म्स में compete करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक बच्चा जिसकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा ना हो, उसके पास आगे बढ़ने के लिए सही इन्वायरमेंट या अपॉर्चुनिटीज ना हो, वो बच्चा एक ऐसे फैमिली के बच्चे से सेम लेवल पर कैसे compete करेगा जो काफी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से आता हो और जिसके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और सही इन्वायरमेंट भी हो। इसीलिए एक इगैलिटेरियन और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए डिप्राइव्ड सेक्शन को स्पेशल प्रोटेक्शन और हेल्प की जरूरत है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ कि डिप्राइव्ड सेक्शन को कब तक इस तरह का असिस्टेंस दिया जाए। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अफर्मेटिव एक्शन टेम्पररी और टाइम बाउंड मेजर होने चाहिए। मींस एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो डिप्राइव्ड सेक्शन खुद को मजबूत कर दूसरों के साथ compete कर सकता है। इसीलिए सोसाइटी को इक्वल बनाने के लिए बहुत से थ्योरिस्ट अफर्मेटिव एक्शन को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। बट क्या लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करके सोसाइटी में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है? तो ऐसे बहुत से थ्योरिस्ट हैं जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के क्रिटिक हैं और पार्टिकुलरली पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आर्ग्यू करते हैं। इनका मानना है कि डिप्राइव्ड सेक्शन को एजुकेशन या जॉब्स में दिया जाने वाला रिजर्वेशन या कोटा पूरी तरह अनफेयर है, क्योंकि ये सोसाइटी के दूसरे सेक्शन का राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट मिलने से रोकता है। इनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपर और एक जो लोअर कास्ट से आता है, अब इन दोनों को बराबरी पर लाने के लिए लोअर कास्ट से आने वाले व्यक्ति को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिए गए। इस स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए इन दोनों को बराबरी पर ला दिया गया, पर अभी भी कई ऐसे सेक्शन है जो पीछे छूट चुके हैं। इसीलिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट चलते रहेंगे। अब ये स्पेशल ट्रीटमेंट पीछे छूट चुके सेक्शन को मिले तो सही है, बट अगर
बराबरी पर आए हुए इसी इंसान को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते रहे तो ये कितना सही है, क्योंकि अब ये दोनों बराबरी पर पहुंच चुके हैं। बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के जरिए ये व्यक्ति कम मार्क्स लाकर भी आगे निकल जाएगा। इनके अकॉर्डिंग इस तरह की पॉलिसी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को मेंटेन करती है, जिससे इस सेक्शन को एक्स्ट्रा फेवर मिल जाता है। उनके अकॉर्डिंग इस तरीके से कभी भी इक्वालिटी को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिप्राइव्ड सेक्शन के बराबरी पर आ जाने के बाद भी रिजर्वेशन देने से ये इनसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए अब आपको इस सेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इनके अकॉर्डिंग इक्वालिटी का मतलब है सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाए, कास्ट और कलर के बेसिस पर ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए और ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट। इनके अकॉर्डिंग इस तरह का डिस्टिंक्शन हमारी सोसाइटी को और ज्यादा डिवाइड कर देता है, इसीलिए जरूरी है इन डिस्टिंक्शंस को दूर कर देना। अब इस डिबेट को ध्यान में रखते हुए हमें दो चीजों में डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। पहला, इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और दूसरा इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। मींस गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए उसमें इक्वालिटी के लिए लॉ बनाते समय इंडिविजुअल की इक्वालिटी को भी ध्यान में रखा जाए। अब इसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक इंडिविजुअल को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन और पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट लेने का पूरा राइट है, बट इसके लिए कंपटीशन फेयर होना जरूरी है। यहाँ इक्वालिटी एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह है, बट जब यही कंपटीशन लिमिटेड सीट्स के लिए होता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान डिप्राइव्ड सेक्शन का होता है। पर ऐसा क्यों? बेसिकली इनके सर्कमस्टांसेस की वजह से। फर्स्ट जनरेशन लर्नर जिसके पेरेंट्स या एंसेस्टर्स इलिटरेट हों, उसके नीड्स और सर्कमस्टांसेस एक ऐसे बच्चे से काफी अलग होंगे जिसका जन्म एजुकेटेड फैमिली में हुआ है। हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से एक्सक्लूडेड ग्रुप हैं, जैसे कि दलित, विमेन, जिनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। इसीलिए इन्हें जरूरत है स्पेशल हेल्प की, जिससे डिप्राइव्ड सेक्शन भी अपने राइट्स को एंजॉय कर सके। अब इन्हें स्पेशल हेल्प देने के लिए गवर्नमेंट को इक्वालिटी प्रमोट करने वाली सोशल पॉलिसीज को बनाना होगा। इन पॉलिसीज के जरिए उन्हें दूसरे लोगों के साथ compete करने का फेयर चांस मिल सकेगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भारत को डिप्राइव्ड सेक्शन को जितना दिया जाना था उससे काफी कम मिला है। अगर एजुकेशन के लेवल पर इनइक्वालिटीज को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा है, जैसे कि रूरल एरियाज में रहने वाले गरीब बच्चे और अर्बन एरियाज के स्लम्स में रहने वाले बच्चों की स्कूल जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अब अगर ऐसे बच्चों को स्कूल में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए तब भी ये इनइक्वालिटीज इन बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती हैं। इन बच्चों को एलीट प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कोचिंग लेने के लिए जरूरी रिसोर्सेज की कमी होती है। इन प्रोफेशनल कोर्सेज की फी इतनी ज्यादा होती है जिसे पे करना इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये लोग प्रिविलेज सेक्शन के साथ इक्वल टर्म्स पर compete नहीं कर पाते हैं। इस तरह की सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज डिप्राइव्ड सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने से रोकती हैं, और आज बहुत से थ्योरिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, इससे सभी लोग अग्री करते हैं। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर है कि एक स्टेट को इस गोल को पूरा करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज को बनाना चाहिए। क्या डिप्राइव्ड सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाए या उन्हें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाएं जिससे इन बच्चों के टैलेंट और स्किल्स को डेवलप किया जा सके। अब इसके साथ और भी कई क्वेश्चन है, जैसे कि डिप्राइव्ड आखिर है कौन? डिप्राइव्ड सेक्शन को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए? क्या डिप्राइव्ड सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया जाए, या कास्ट सिस्टम से पैदा हुई सोशल इनइक्वालिटीज के बेसिस पर ही इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए? ये सोशल पॉलिसी का वो एस्पेक्ट है जिनके बारे में आज भी डिबेट हो रही है। अल्टीमेटली आज हम जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं वो कितने सक्सेसफुल है, इसका पता तब ही लग पाएगा जब ये पता लग पाए कि ये पॉलिसीज एक सोसाइटी के लिए कितनी इगैलिटेरियन और जस्टिफाइड है। बेसिकली जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तब हमें दो चीजों में डिफरेंस करना होगा। पहला, हर इंडिविजुअल को एक जैसा मान लेना, और दूसरा, हर इंडिविजुअल को समान मानते हुए उनमें डिफरेंस करना, क्योंकि समान इंडिविजुअल को भी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में अलग अलग ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। बट ऐसे में भी गोल सिर्फ इक्वालिटी को प्रमोट करना है। इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए डिफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, बट गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए
जस्टिफिकेशन के साथ साथ केयरफुली सोचना पड़ेगा कि ऐसा करने पर इक्वालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज पार्ट है कास्ट सिस्टम और अपार्थाइड सिस्टम के। इसलिए लिबरल इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हुए बहुत केयरफुल रहते हैं। इक्वालिटी के लिए विमेन के द्वारा भी बहुत से मूवमेंट चलाए गए, जैसे कि 19th सेंचुरी में विमेन ने इक्वल राइट्स के लिए अपनी आवाज उठाई। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने वोटिंग राइट, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने और जॉब्स के लिए उसी तरह की डिमांड की जैसे ये राइट मेन को मिले हुए थे। बट जैसे ही उन्होंने जॉब्स में एंट्री की तब उन्हें ये फील हुआ कि विमेन को इन राइट को एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सी स्पेशल फैसिलिटीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैटरनिटी लीव, वर्किंग प्लेस पर क्रेचेस का होना। इस स्पेशल ट्रीटमेंट के बिना ना तो वो इन जॉब्स में इक्वल टर्म्स पर कम्पीट कर सकती थी और ना ही सक्सेसफुली प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर सकती थी। मींस मेन की तरह सेम राइट को एंजॉय करने के लिए उनके लिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जरूरी है। फाइनली, जब हम इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये एग्जामाइन करते हैं कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जरूरी है या नहीं, तो हमें ये भी पूछना जरूरी है कि सोसाइटी का एक हिस्सा इन इक्वल राइट्स को उसी तरह एंजॉय कर सके जैसे कि सोसाइटी का बाकी हिस्सा कर रहा है। बेसिकली ये डिफरेंट ट्रीटमेंट, ऑपरेशन या एक्सप्लॉयटेशन को जन्म न दे। मेनली डिफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट का एम सिर्फ जस्ट और इगैलिटेरियन सोसाइटी को प्रमोट या एनहांस करना है और कुछ भी नहीं। तो ये था इक्वालिटी की तरफ जाने का लास्ट स्टेप, अफर्मेटिव एक्शन। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। बाकी पार्ट को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।